Assalamu alaikum students. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Take out your English literature book and place in front of you, and kindly open your book at page number 43, chapter 4. This is a poem that is The Tide Rises, the Tide Falls. The tide rises, the tide falls. The twilight darkens, the curlew calls. Along the sea sands damp and brown, the traveller hastens toward the town. And the tide rises, the tide falls. Turn at page number 44. Darkness settles on roofs and walls, but the sea in the darkness calls. The little waves with their soft white hands efface the footprints in the sands, and the tide rises, the tide falls. The morning breaks, the steeds in their stalls stamp and neigh as the hostler calls. The day returns, but never more returns the traveller to the shore, and the tide rises, the tide falls. By Henry Wadsworth Longfellow. Henry Wadsworth Longfellow, who was born in 1807 and died in 1882, was a famous American poet. He began to publish poems at the age of 13. After finishing school and college, he became a professor of modern languages. At the age of 22, 7 years later, in 1936, he became a professor at Harvard. 1854. Longfellow gave up his job and devoted all his time to writing poetry. So, students, this poem, which is written by Henry Wadsworth Longfellow, and this poem consists in 3 stanzas. So, in first stanza, the poet draws the reader's attention to the curlew. It is a type of a shorebird. Is it clear? कि जो curlew है ये एक shorebird की type है जो कि that would live by the rising and falling tide. अब यहाँ पर जो पोइट हैं वो ये कह रहे हैं कि someone is walking in the edge of the water in the sea sands. कोई है जो कि वहाँ पर वॉक कर रहा है समंदर के किनारे, and that was the traveler, जिसको बहुत जल्दी है. Hasten means moving quickly. कहाँ जाने की? टाउन में जाने की. He is heading towards the town quickly. उसे टाउन जाने की बहुत जल्दी है. And in second stanza, the speaker or poet tell us that now it is the time of darkness. अब अंधेरे का टाइम हो गया है. So, वक्त जो है वो अपनी पहले तो हमें इवनिंग का एक टाइम बताया गया है जो कि आपका फर्स्ट स्टैंजा था जिसमें टाइम बताया गया है इवनिंग का. बट नाउ इन सेकेंड स्टैंजा दिस इज द नाइट टाइम कि यहाँ पर डार्कनेस हो रही है, अंधेरा फैल रहा है, तो डेफिनेटली इट्स अ नाइट टाइम, यानी कि टाइम जो है वो गुजर रहा है और अब एक डार्कनेस हो गई है इन हिज सराउंडिंग. तो पोइट ने इस पोम को रिलेट किया है, ठीक है, डार्कनेस से, और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह सी में मूवमेंट हो रही है, समंदर के पानी में जो मूवमेंट है, इसी तरीके से जो वक्त है, जो टाइम है इंसान का, वो भी गुजर रहा है. ठीक है. सो अब यहाँ पर इन्होंने वाइट हैंड्स का इस्तेमाल किया है. इन थर्ड लाइन सेकेंड स्टैंजा, वाइट हैंड्स ऑफ द वेव वाइप अवे द फुटप्रिंट्स, यानी कि वो जो ट्रैवलर है जो कि वहां पर जिससे बहुत जल्दी है, जो कि मूविंग की क्विकली कर रहे हैं टाउन जाने की, उसके जो वहां पर फुटप्रिंट्स आ गए थे सैंड पर, ऐसा लग रहा है कि वहां पर सी का जो वाइट पानी है, यानी कि वाइट हैंड्स जिसे हम कह रहे हैं लिटिल वेव्स को, वो उसको वाइप आउट कर रहे हैं. वो उन पानी के निशान, पानी से वो जो फुटप्रिंट्स हैं वो ढल रहे हैं, यानी कि खत्म हो रहे हैं.
सो द टाइड राइजेस, टाइड फॉल्स, समंदर की जो लहरें वो उठ रही हैं और फिर बैठ रही हैं। इन थर्ड स्टैंजा, दिस इज द मॉर्निंग टाइम, जहां पर जो लिखा हुआ है द स्ट्रीट्स इन द स्टॉल्स स्टैम्प एंड नी एंड दी एज द हॉस्टलर कॉल्स, यानी कि वहां पर जो हॉर्सेस वगैरह जो मौजूद हैं उनका जो केयर टेकर है, ठीक है, जो कि हॉस्टलर कहा जिसे कहा गया है, वो जो है वो उनकी देखभाल कर रहा है, ठीक है। सो इट्स लाइक के डार्कनेस जो है नाइट की वो अब खत्म हो गई है, थर्ड स्टैंजा में हमें ये बताया जा रहा है, और अब मॉर्निंग आ गई है। तो सुबह का जब वो वक्त हुआ है तो उसमें हॉस्टलर जो है वो अपने जो उसके हॉर्सेस वगैरह हैं उनकी देखभाल कर रहा है, उनका केयर टेकर जो है उनको बुला रहा है खाने वगैरह के लिए, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि जो हॉस्टलर है वो एम्प्लॉय है, किसके लिए, उन हॉर्सेस का केयर टेकर है। सो इट्स मीन देयर इज स्टिल लाइफ इन अमंग्स द लैंडस्केप दैट वाज सो रिसेंटली फिल्ड विथ डार्कनेस, यानी कि वो लैंडस्केप यानी कि वहां जो सैंड थी या जो सी शोर था वहां पर पहले रात का एक टाइम बताया गया है जहां पर कोई जिंदगी का गुमान नहीं था, बट नाउ यहाँ पर अब क्या है कि अब यहाँ लाइफ लग रही है। सो दिस इज द पोम अबाउट कि हम आते हैं, इंसान यानी कि आता है, अपना जो उसका फेज है या अपना जो टाइम है इस दुनिया में वो गुजार कर यहाँ से चला जाता है, बिकॉज ह्यूमंस आर मोर्टल, इंसान जो है फानी है, बट नेचर जो है वो इमोर्टल है, वो वैसी की वैसी ही वहां मौजूद रहती है। एक ट्रैवलर था जिसे अपने टाउन जाने की बहुत जल्दी थी, वो वहां से गुजर कर चला गया, उसके जो इवन फुटप्रिंट्स थे वो भी उस पानी ने, सीशोर का जो पानी था व्हाइट वाटर, उसने भी उस फुटप्रिंट्स को मिटा दिया, यानी कि यहाँ पर कोई गुमान नहीं होता कि यहाँ कोई आया था। सो इसी तरीके से इंसान जो है वो आता है, अपना टाइम पीरियड गुजार कर चला जाता है, और ये जो कायनात है, दुनिया का जो सर्कल है, ये एज इट इज चलता रहता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये क्या है, टाइड राइजेस एंड सेट्स द डार्कनेस, रिटर्न्स टू द शोर बट द ट्रैवलर डजंट, यानी कि जो शोर का, सी शोर का जो था डार्कनेस थी वो खत्म हुई है, फिर मॉर्निंग हुई है, फिर दोबारा से डार्कनेस हो जाएगी, यानी कि वो जो ट्रैवलर था वो जो वापस चला गया वो वापस नहीं आ सकता है। सो ही हैज बीन टेकन बाय डेथ, क्यों चला गया, क्योंकि उसकी मौत उसे ले गई है, यानी कि अब वो खत्म हो चुका है, बट हिज फुटप्रिंट्स इरेज्ड फ्रॉम द शोर, और उसके जो फुटप्रिंट्स है वो भी इरेज हो चुके हैं बाय द वाटर ऑफ लिटिल वेव्स। सो द मोरल ऑफ द पोम इज के इंसान जो है वो अपना टाइम आता है गुजारने के लिए चला जाता है, लेकिन कायनात जो है, जो वर्ल्ड है, जो नेचर है, वो वैसी ही चलती रहती है। ये पोम हमारे एक पोइट गुजरे हैं इंग्लिश लिटरेचर में, दैट इज हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो, जिन्होंने पोम लिखी है, जिनका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में मौजूद है जो कि मैं आपके लिए रीड कर चुकी हूँ। सो होपफुली आपको ये पोम अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। सो स्टूडेंट्स, व्हाट यू डू, आपने अब नाउ मूव टू रिटन वर्क। आप सबसे पहले इस पोम के वर्ड्स मीनिंग लिखोगे, जो कि 4 ही हैं हार्डली, पेज नंबर 43 पर, पेज नंबर 44 पर, 2 आपके 44 पर हैं, 2 वर्ड्स मीनिंग आपके पेज नंबर 43 पर हैं। सो ओनली 4 वर्ड्स मीनिंग है जो कि आप अपनी एक्सरसाइज नोटबुक में कॉपी करोगे, प्लस आपके पास एक शॉर्ट नोट है पोइट पर, पैराग्राफ में, या आप एज इट इज अपनी कॉपी में लिखोगे। स्टूडेंट्स, नाउ कम एट पेज नंबर 45, एक्सरसाइज ए, जिसमें हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स आपको दे दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टाइम ऑफ डे इज इट इन ईच स्टैंजा। क्वेश्चन 2, वेयर इज द ट्रैवलर गोइंग। क्वेश्चन 3, व्हिच वर्ब डिस्क्राइब्स द ट्रैवलर्स मूवमेंट, व्हाट आइडिया डज इट क्रिएट। क्वेश्चन 5, व्हाट ह्यूमन एट्रीब्यूट्स डज द सी हैव एंड व्हाट डज इट डू विद देम। क्वेश्चन नंबर 5, which parts of the poem seem old-fashioned to you? 6. Which parts of the final stanza could symbolize the start of a working day? 7. In what way are the cycles of time and tide constant and keep going? Exercise B is RTC, that is reference to context. Read these lines from the poem, then answer the questions.
Number 1. Along the sea sands, damp and brown. A. Which living things are on or near the sea sands? B. What are they doing? 1 में हम A B करेंगे. 2 में but nevermore returns the traveler to the shore. What does return to the shore? B. Will anyone know that the traveler was there? Why? Why not? 2 में भी हम स्टूडेंट्स A and B ही करेंगे. स्टूडेंट्स टर्न एट पेज नंबर 46. एक्सरसाइज D. 1 आप वर्ड्स मीनिंग जो कि आपके पास सिनोनिम्स हैं ट्रैवल के, ठीक है, वो आपने फाइंड आउट करने बाय द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स. ठीक है, वर्ड्स आपके पास गिवन है, आपने जस्ट इधर इस पजल में आपने इनको फाइंड आउट करना है. सो ये एक्सरसाइज आप अपनी बुक में ही करोगे. इज इट क्लियर? दीज आर दी सेंटेंसेस. ये आप खुद बनाओगे. ठीक है, वर्ड्स आपको दे दिए गए हैं, सेंटेंसेस यहां से आपने बनाने हैं. एक्सरसाइज D है यहाँ पर आपके पास. एक्सरसाइज D का 2 है जो कि आप अपनी एक्सरसाइज नोटबुक में करोगे. D1 आप अपनी बुक में करोगे. D2 आप अपनी एक्सरसाइज नोटबुक यानी कि अपनी कॉपी में करोगे. ठीक है, जो कि जंबल वर्ड्स हैं, अनस्क्रैम्बल हैं वर्ड्स, जिनको आपने प्रॉपर वे में लिखना है, जिसके आंसर्स भी आपके पास गिवन है. नेक्स्ट वन इज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम. ठीक है, यह आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आप अपनी एक्सरसाइज नोटबुक में करोगे. Then this is the last one, that is summary of the poem. Now I am repeating कि आपने वर्ड्स मीनिंग इस पोम में के करने हैं जो कि 4 हैं, प्लस शॉर्ट नोट आपने पोइट पर लिखना है, आपकी बुक में गिवन है. आपने एक्सरसाइज A यानी कि क्वेश्चन आंसर्स में 1 to 7 क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. एक्सरसाइज B में 1 का A B लिखना है जो कि मैंने रीड किया था. एक्सरसाइज B का 2 पार्ट में भी आप A B ही करोगे जो कि वो भी मैंने रीड किया था आपके लिए स्टूडेंट्स. एक्सरसाइज D का 1 आप अपनी बुक में करोगे. एक्सरसाइज D का 2 जो भी आपको शो किया गया है वो आप अपनी एक्सरसाइज नोटबुक में करोगे. समरी, सेंट्रल आइडिया, सेंटेंसेस, सारा काम जो आपको बताए गए ये सब आपने अपनी एक्सरसाइज नोटबुक में करना है. जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं काइंडली आप उसे फॉलो कीजिएगा. थैंक यू.